नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आज से नहाए खाए के साथ उस छठ पर्व की शुरुआत हो गई जो सूर्य देवता के लिए मनाया जाता है। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। सूरज मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब हम इस प्रकृति को पूजते हैं, उसके आगे नतमस्तक होते हैं। कुल मिलाकर उस प्रकृति को सलाम करने का एक तरीके से इस छठ का त्योहार है, जिसको छठी मैया का त्योहार भी कहते हैं। इस त्योहार की एक खासियत ये भी है कि इसमें पवित्रता और साफ सफाई का बेहद ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन दिल्ली की मैली यमुना में ना साफ सफाई का ध्यान है, ना कोरोना की खतरनाक आहट को कोई सुनना चाहता है। तो आज सबसे ज्यादा इंडिया यही जानना चाहता है कि कोरोना के खतरे के बीच यमुना किनारे का छठ का हट क्यों खेला जा रहा है। 29% लोगों ने इस खबर को देखना चाहा है। वहीं इंडिया उस राजनीतिक विश्लेषण को भी समझना चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर भले ही 2022 के यूपी चुनाव पर है, लेकिन कैसे उस नजर के निशाने पर 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। 23% लोगों ने इस खबर को देखना चाहा है। वहीं 17% लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जब दिल्ली में यमुना का पानी जहर बन चुका है, तो फिर इस मैली यमुना में छठ पर्व मनाए जाने का दोषी कौन है। तो शुरुआत उसी खबर के साथ करते हैं जिसको आपने सबसे ज्यादा पसंद किया, यानी छठ पर मचे हट वाली खबर से। दिल्ली में आज यमुना पर झाग वाला जो पानी दिखा, उसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यमुना के इस पानी को देखकर लगता ही नहीं कि हम राजधानी दिल्ली में रहते हैं। ये राजधानी के बीचों बीच बहने वाली पवित्र यमुना का ये हाल है। इन तस्वीरों को देखकर वाकई में दुख होता है। हम दावा करते हैं कि हम अंतरिक्ष तक जा पहुंचे हैं। हम दावा करते हैं कि हमको विकसित देशों में शामिल कर लिया जाए। हम दावा करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की जो 5 बड़ी इकोनॉमिक कंट्रीज हैं, उसमें भारत की गिनती होनी चाहिए। लेकिन आलम देखिए, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन, खासकर महिलाएं, इस गंदे, इस प्रदूषित पानी में डुबकी लेने को मजबूर है। इस पानी को आचमन करती हैं, इसमें पूरा शरीर डुबा लेती हैं, डुबकियां मारती हैं। अब आप सोचिए कि देश की राजधानी में जब यह हाल है, तो दूसरे छोटे शहरों में, खासकर वो शहर जो औद्योगिक इकाइयों के किनारे हैं, वहां पर कितने बुरे हाल होते होंगे। लोग कैसे पानी में नहाने और पीने को मजबूर हो रहे होंगे। दिल्ली का डिजास्टर मैनेजमेंट इस पर पाबंदी लगा चुका है, फिर भी राजनीति के पुजारी वोट के लिए आस्था के नाम पर आम लोगों की जान से सरेआम खेल रहे हैं। इन तस्वीरों को दिखाते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरी टीम, मेरे रिपोर्टर्स जब वहां पहुंचे, हमको उनकी सेहत की चिंता थी, कहीं उनको कोई बीमारी ना लग जाए। लेकिन आलम देखिए उन लोगों का जो आस्था के नाम पर डुबकी लगा रहे हैं, और उस मोटी चमड़ी वाले राजनेताओं का आलम देखिए कि उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही। साल दर साल पिछले 25 सालों से इस खबर को हम कवर कर रहे हैं, लेकिन यमुना प्रदूषित की प्रदूषित है। इसी तरीके से हर साल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और आम नेता जो है वो आम आदमी का मजाक उड़ते हुए खुलेआम देख रहा है। यमुना का नाम लेकर सियासी आचमन करने का ऐसा सिलसिला दशकों से चला आ रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो यमुना के नाम की राजनीति करते हैं, उनकी आंखों में शर्म का पानी नहीं बचा, और तभी तो यमुना का ये हाल है। अगर यमुना से आस्था को अलग कर दिया जाए तो वो किसी नाले से कम नहीं, और उसी गंदे पानी में छठ व्रतियों को स्नान करना पड़ रहा है। पूरे साल यमुना की कोई सुध नहीं लेता, और जब छठ पूजा की शुरुआत हो रही है तो आस्था के नाम पर सियासी डुबकी लगाने बारी बारी सब पहुंच रहे हैं। मनोज तिवारी नदी किनारे से कूड़ा उठा उठा कर दिखा रहे हैं। कैमरे पर केजरीवाल को उल्हाना भेज रहे हैं। कह रहे हैं केजरीवाल की वजह से यमुना किनारे छठ करने पर रोक लगी है, तो आम आदमी पार्टी भी दिखावटी प्रदर्शन कर रही है। घड़ियाली आंसू बहा रही है, आरोप लगा रही है कि उसे घाट नहीं बनाने दिया जा रहा। यकीन मानिए, ये सब पवित्रता के त्योहार में अपवित्र राजनीति है।
जिस डीडीएमए की अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया उसमें एनजीटी का हवाला दिया गया, कहा गया यमुना में प्रदूषण पानी में डूब जाए अरविंद केजरीवाल जो ऐसा मुख्यमंत्री है। छठ घाट नहीं बनने देना चाहते। ये भाजपा पूर्वांचलियों के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। माननीय मोदी जी भी पूर्वांचलियों के वोट से बने हैं। एक बात और बता दूं, हिंदू धर्म के अंदर जब भी कोई व्यक्ति पूजा में विघ्न डालता है उसे राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं। ऐसे लोगों का विनाश होता है। मनोज तिवारी जो कर रहे हैं वो भी दिखावा है और जो आम आदमी पार्टी कर रही है वो भी दिखावा, क्योंकि सबकी नजर दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के 20% वोटरों पर है और पूरी लड़ाई है यमुना किनारे छठ मनाने की, जिस पर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए ने रोक लगाई है। अब यहां ये जान लीजिए, डीडीएमए के चेयरमैन हैं दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी डीडीएमए के सदस्य हैं। दिल्ली सरकार का हर मंत्री डीडीएमए में शामिल है। दिल्ली सरकार चलाने वाले हर विभाग के प्रमुख सचिव से लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक इसके सदस्य हैं। अरविंद की मंशा नहीं है कि दिल्ली के अंदर छठ मनाई जाए, ना भाजपा की। और ये निरंतर जो पूर्वांचल वासी हैं, जो प्रवासी लोग हैं, इनके खिलाफ यदि अरविंद के फैसलों को देखेंगे, कोविड काल में भी जिस तरह से भगवान भरोसे इन्होंने छोड़ दिया था, एक जीता जागता उदाहरण है कि प्रवासियों के साथ वादा खिलाफी कही है। मतलब ये कि यमुना किनारे छठ पर लगे प्रतिबंध पर फैसला सामूहिक है, जिसमें केंद्र के प्रतिनिधि से लेकर दिल्ली सरकार तक सब शामिल हैं। ऐसे में सिर्फ दिल्ली सरकार कैसे जिम्मेदार हो सकती है? लेकिन बीजेपी के पास इस सवाल का भी जवाब है। आखिरी जो साइन होता है वो तो एलजी का होता है, मैं मानता हूँ। चाहे वो बिजली फ्री देना, जब वो मुख्यमंत्री घोषणा करता है उस पर भी जो आखिरी मोहर लगती है वो एलजी की लगती है, तो उसका क्रेडिट तो अरविंद केजरीवाल लेता है, एलजी को क्यों नहीं देते? अगर वो कहीं पर प्रतिबंध लगाएगा तो उसका वो सारा जो जिम्मा है वो एलजी के ऊपर डालेगा। प्रवेश वर्मा ने ये तर्क आईटीओ में उसी यमुना किनारे खड़े होकर दिया जहां जाने पर डीडीएमए की रोक है, लेकिन देखिए कैसे खुलेआम वो इस आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी अस्थाना की ही है। अब लौटकर वापस यमुना पर आइए, जिसकी सफाई का मुद्दा सियासी शोर थमते ही दब जाता है या सहूलियत के हिसाब से दबा दिया जाता है, और ये जहर यमुना में ऐसे ही घुलता रहता है। आप भी सोचते होंगे कि यमुना आखिरकार मैली क्यों है, उसका पानी दम घोटू क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि साफ पानी, साफ हवा चुनावों में वोट नहीं दिलाती है। वोट मिलते हैं फ्री के वादे पर, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन, फ्री टीवी, और फिर होता क्या है, नदियों की साफ सफाई पर रह जाता है सिर्फ फ्री का भाषण। आप देखिए, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, तीनों ही दिल्ली में यमुना की सफाई का वादा लंबे वक्त से करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक हुआ कुछ नहीं है। इसीलिए आज की इस लीड स्टोरी पर मेरी राय है कि नदियों की साफ सफाई पर जो अपना वादा पूरा नहीं करता, उसको जनता को अब हराना चाहिए। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस कॉल दें, और अगर आप असहमत हैं तो रोज की तरह 7823944002 पर मिस कॉल दें। पूरे बुलेटिन के दौरान आप अपनी राय मिस कॉल के जरिए हमको भेज सकते हैं। अपनी राय मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि नदियों की साफ सफाई नहीं करने वाले राजनीतिक दलों को अब चुनावों में हराना चाहिए। आखिर में हम टोटल रिजल्ट भी दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी राय से इत्तेफाक रखते हैं। अब इंडिया चाहता है में आगे बढ़ते हैं। छठ पर दिल्ली की राजनीति इतनी जहरीली हो गई है कि यमुना की गंदगी का ठीकरा हर पार्टी दूसरे के सर फोड़ देती है। 9 साल पहले ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दिल्ली आए थे। तब वो लंदन के मेयर हुआ करते थे। उनसे दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित ने वो टेक्निक मांगी जिससे लंदन में बहने वाली टेम्स नदी को साफ किया गया था, लेकिन ना तकनीक आई, ना यमुना की साफ सफाई हुई। टेम्स नदी लंदन के बीचों बीच से बहती है। कभी इसका हाल यमुना से भी बदतर हुआ करता था। जब औद्योगिक क्रांति हुई थी यूरोप में, तो इसका खामियाजा
टेम्स को भुगतना पड़ा था। 1858 में इस नदी में इतनी बदबू आ रही थी प्रदूषण की वजह से कि संसद की कार्रवाई उस वक्त रोकनी पड़ी थी। तब मछली का कारोबार टेम्स में खतरे में पड़ गया था। 1878 में एक स्टीम शिप डूबने लगी तो उस पर सवार करीब 600 लोगों ने कूदकर जान बचाने की कोशिश की। उनमें ज्यादातर लोग तैरकर किनारे आ सकते थे, लेकिन प्रदूषण के कारण सबने नदी में ही दम तोड़ दिया। आलम यह हो गया कि टेम्स को मृत नदी यानी डेड रिवर कहा जाने लगा था। लेकिन वहां की उस वक्त की सरकार ने मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, कड़े कानून बनाए, सीवेज ढांचे में भारी निवेश किया, प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए और आज टेम्स नदी कल कल कर बहती है और दुनिया भर के लोग इसको देखने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ दिल्ली में यमुना को टेम्स बनाने की बात बहुत होती रही, लेकिन बात बनती नहीं है क्योंकि नेताओं की जुबान और ऑफिसों की फाइलों से आगे बात बढ़ती ही नहीं है। और उसका नतीजा है कि यमुना मैली क्या जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में यमुना का बहाव करीब 22 किलोमीटर तक का है। यमुना नदी पूरे 1400 किलोमीटर तक बहती है। उस लिहाज से यह दूरी सिर्फ 1.5% की है। लेकिन यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज में संगम तक यमुना जितनी प्रदूषित है उसका 80% प्रदूषण सिर्फ दिल्ली में ही होता है। उसकी बड़ी वजह यमुना में गिरने वाले बड़े बड़े नाले हैं, जिनकी संख्या 18 है। यानी हर 1 किलोमीटर से आगे एक बड़ा नाला यमुना में आकर सीधे गिरता है। इसके कारण यमुना में रोजाना 94 करोड़ लीटर गंदा पानी मिल जाता है और उसी का नतीजा है कि आज यमुना में अमोनिया का स्तर 2.2 पार्टिकल्स पर मिलियन है। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए 13 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इसके लिए 2419 करोड़ रुपए भी केंद्र से दिल्ली सरकार को मदद के तौर पर मिल चुके हैं। लेकिन नतीजा क्या है? दिल्ली में यमुना अब तक मैली है और सियासी पार्टियां इस मैली यमुना में ही छठ करवाने को लेकर हट कर रही हैं। लेकिन ये हट बहुत बड़े खतरे का न्योता भी है। देखिए हमारी एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि सियासी जिद संक्रमण को कहीं फिर से दिल्ली में बेलगाम न कर दे। और जानकार भी मानते हैं कि दिल्ली वालों के लिए मौजूदा वक्त बेहद नाजुक है। Areas where the pollution levels were high, people who got COVID had more severe COVID. So pollution also causes inflammation in the lungs. It causes swelling in the lungs. COVID also causes inflammation in the lungs and causes damage to the lungs. And therefore, when the two combine together, you can have more severe COVID, which can lead to higher death rates. सुना आपने, जहां प्रदूषण वहां कोरोना। और दिल्ली में तो इस वक्त प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है। आसमान में धुएं की इतनी मोटी चादर है कि सांस लेना दूभर हो रहा है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली का दम घुट रहा है और यमुना में प्रदूषण का स्तर कैसा है वो आप जानते ही हैं। इसीलिए जानकार कह रहे हैं कि खुले में निकलना और यमुना में छठ मनाना दोनों ही खतरनाक साबित हो सकता है। और दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के मामलों में आई बढ़ोतरी इसी खतरे की तरफ इशारा कर रही है। इसीलिए सियासी दलों की नारेबाजी और नाराजगी पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि सियासी दल यमुना किनारे ही छठ पर्व मनाने पर क्यों अड़े हैं? क्या लोगों की जान दांव पर लगाकर वोट जुटाने की कोशिश हो रही है? और जब बीडीएमए ने प्रतिबंध लगा ही दिया है तो फिर एमसीडी ने तेजी से वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किए? लाखों लोगों को अब तक असमंजस में क्यों रखा गया? हम तो यही कहेंगे, हमें छठ मनाने दिया जाए, पूरे हर्षो उल्लास के साथ मनाने दिया जाए। हम लोग ये मनाएंगे। हम लोग का तो उम्र हो गया और गंदगी पानी से बीमार पड़ सकती हूँ। क्या करें, नाचार बस करना पड़ता है। कोरोना की दूसरी लहर जब आई थी तब दिल्ली की सांसें उखड़ने लगी थीं। मरीज इतने थे कि अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए थे। ऑक्सीजन के लिए लोग दर-दर भटक रहे थे, फरियाद कर रहे थे और इस बार भी मुसीबत कब लौट कर आ जाए कहा नहीं जा सकता। केरल और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद क्या हाल हुआ ये देश देख चुका है। दोनों ही राज्यों में अब भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं।
हम बंगाल की बात इसलिए कर रहे हैं कि अगले चुनाव की शुरुआत में दिल्ली में एमसीडी के भी चुनाव होने वाले हैं। इसीलिए दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोगों को अलर्ट रहना जरूरी है। कोरोना के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, दिल्ली सरकार डेंगू के केसेस भी रोकने में नाकाम है। करोड़ों रुपए खर्च करके जागरूकता अभियान चलाया गया, लेकिन डेंगू के डंक ने अभियान को डिरेल कर दिया। इस साल अब तक डेंगू के 3000 के करीब केस सामने आ चुके हैं। इसीलिए जरूरी है कि छठ पर सियासत ना हो और ऐसा कोई विकल्प अपनाया जाए जिससे आस्था भी बनी रहे और लोग भी सुरक्षित रहें। छठ पूजा में नदी किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इसीलिए दिल्ली में यमुना किनारे जुटने वाली भीड़ कोरोना के लिए कैसे खतरनाक हो सकती है, उसको आप जरा इन आंकड़ों से समझिए। दिल्ली में 1 नवंबर को कोरोना के नए मामले सिर्फ 18 रह गए थे, लेकिन कल वो बढ़कर 48 हो गए। वैसे ही 1 तारीख को संक्रमण दर 0.04% थी, लेकिन कल ये बढ़कर 0.11% पर आ चुकी है। ये संख्या आपको छोटी लग सकती है, लेकिन कोरोना ऐसे ही धीरे धीरे दबे पांव आता है। लेकिन दिल्ली में किसी भी पार्टी के नेता हों, वो छठ पर राजनीति करने से बिल्कुल बाज नहीं आते। जिस यमुना का पानी बेहद खराब हो चुका है, उसमें छठ पर राजनीति करना वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए है। इसकी वजह अगले साल की शुरुआत में एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं। हो सकता है जिसमें बीजेपी चौथी बार जीतना चाह रही है, तो आम आदमी पार्टी अपनी एंट्री करना चाहती है। उसी सियासत के चलते आज दिल्ली में इस हद तक राजनीति हो रही है, इस गंदे पानी में डुबकी लगाने को लेकर। छठ को लेकर ये राजनीति इसलिए भी हो रही है कि यह त्योहार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मनाया जाता है, तो दिल्ली में इन इलाकों के लोगों के वोट पर राजनीतिक दलों की पैनी नजर रहती है। विधानसभा की 70 में से 29 सीटों पर पूर्वांचलियों का असर सीधे तौर पर है, और इन सब के आगे राजनीतिक पार्टियां छठ की आस्था का हवाला देकर अपनी नाकामियों को छुपाना भी चाहती हैं। छठ पर राजनीति अपनी जगह है, लेकिन प्रदूषण, पानी का हो या फिर हवा का, दिल्ली के लोगों पर इस वक्त आज की तारीख में दोहरी मार पड़ रही है। पंजाब हरियाणा में किसानों के पराली जलाने का असर दिल्ली एनसीआर पर बहुत बुरी तरीके से होता है। पराली जलाने पर पाबंदी है, बावजूद इसके इस पर कोई रोक नहीं। जमकर पराली जल रही है, वो भी इसलिए कि पंजाब से दिल्ली तक तमाम सरकारें सिर्फ टोपी ट्रांसफर में लगी रहती हैं, यानी अपनी जिम्मेदारी न कहकर दूसरे की जिम्मेदारी ट्रांसफर करती हैं। और परेशान कौन होता है? आपके जैसा और आपके बच्चे के जैसा एक आम व्यक्ति। राजधानी दिल्ली में आज भी हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। तो एयर क्वालिटी की बात करें तो आप देखेंगे ज्यादातर इलाकों में 300 से ज्यादा, यानी ये रेड नजर आएंगे आपको। सारा व्हीकल फैक्ट्रियां सब तो ज्यादा माड़ा प्रदूषण है। कैसा ट्रैक्टर चलेगा इस पर इतनी पुराल पर? इसे ले जाकर कहाँ गिरेगा? सड़कों पर गिरेगा। ये पराली से ज्यादा प्रदूषण बन जाएगा क्या? जो मुख्य वजह है कि पराली जलने की घटनाएं लगातार जो हैं वो बढ़ रही हैं। पटाखों पर बैन, पराली जलाने पर भी रोक है, फिर भी वायु प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर चौक है। हर साल का यही रोना है जब दिल्ली की सांसों पर प्रदूषण का पहरा हो जाता है। सवाल ये कि हवा को जहरीला करने का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार की माने तो पंजाब, हरियाणा और यूपी में किसानों के पराली जलाने से हालात बिगड़े हैं, और हालात बिगड़े तो दिल्ली सरकार की नींद खुली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया है कि इसको लेकर के एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए, जिससे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारें इमरजेंसी मेजर लेकर के और पराली जलने की जो घटनाएं हैं उनको कम किया जा सके। एनजीटी ने साल 2015 में ही किसानों के पराली जलाने पर रोक लगा दी थी। पराली जलाने पर जुर्माने और सख्त कार्रवाई का भी आदेश दिया था। राज्य सरकारें भी पराली न जलाने के लिए किसानों को जागरूक करने का दावा कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। नासा की सैटेलाइट से मिले आंकड़ों के मुताबिक 1 से 6 नवंबर के बीच पराली जलाने की 21,623 घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं।
पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाने की घटनाएं हुई। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली एनसीआर का वायु प्रदूषण कई गुना बढ़ गया। पंजाब, हरियाणा और यूपी में लगातार पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। जुर्माना लगाने के बावजूद ये कम नहीं हो रही हैं। कल तक का जो डाटा है वो 32,734 है इंसिडेंट्स आए हैं, फायर इंसिडेंट्स। हाँ, पूरे पंजाब में। जुर्माना कितना लगा अभी तक? और इसी 43 लाख। सवाल ये है कि सरकारों के कदम, किसानों पर सख्ती के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं रुक क्यों नहीं रही? दरअसल यहीं पर पराली जलाने से रोकने के सरकार के दावों की हवा निकलती है। कुछ किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं तो कुछ किसानों में जागरूकता की कमी है। 10 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਸੰਦ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦਵੇ। तो डेली चल रहा काम, बताओ कितनी फैक्ट्री कंपनी प्लास्टिक फूक कर और चीज बना रहे, तो उसका प्रदूषण निकल रहा ऊपर से। इसके जलाने से कोई प्रदूषण नहीं हो रहा जी। इसके जलाने से प्रदूषण होता तो आज से पहले भी ये जल रही थी, जब क्यों नहीं प्रदूषण हो रहा था। अब कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि दोष दूसरे का है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस राज कर रही है, हरियाणा और यूपी में बीजेपी है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी। 5 साल से तीनों राज्यों में सत्ता का संतुलन जस का तस है। बस गड़बड़ाया है तो पराली जलाने से बढ़ा प्रदूषण। इससे आप कदम घुटता है तो घुटे, लेकिन घुटे हुए राजनेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी समझ रहे होंगे कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, तीनों ही दिल्ली में यमुना की सफाई का वादा करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसीलिए आज की लीड स्टोरी पर मेरी राय बहुत साफ है कि नदियों की साफ सफाई पर जो अपना वादा पूरा नहीं करता, उसको जनता को अब हराना चाहिए। आप मेरी राय से सहमत हैं या नहीं, इस पर आप मिस कॉल दीजिए। अभी तक 84% लोग, हजारों की संख्या में जो जवाब आ रहे हैं मिस कॉल में, 84% लोग मेरी इस राय के साथ सहमत हैं। 7823944001 सहमत पर मिस कॉल दें और असहमत हैं तो 7823944002 लगातार नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। शो के आखिर में हम कुल नतीजे भी आपको जरूर दिखाएंगे। बता देते हैं आज की लीड स्टोरी पर मेरी राय है कि नदियों की साफ सफाई पर जो राजनीतिक दल अपना वादा पूरा नहीं करता, उसको चुनावों में अब जनता को हराना चाहिए। अगर आप मेरी राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस कॉल दें और असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस कॉल दें। अभी तक जो हजारों मिस कॉल आए हैं उसमें 85% लोग मेरी इस राय से सहमत हैं कि जो लोग नदी की सफाई का वादा करते हैं और फिर वो वादा पूरा नहीं करते, उनको चुनावों में हराने का वक्त आ गया है। आखिर में हम आपको नतीजे भी दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी राय से राजी हैं और कितने नहीं हैं। और अब बात यूपी के चुनावों की कर लेते हैं। तैयारियां तेज हो गई हैं। इस कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मिशन जाटलैंड के तहत पश्चिमी यूपी के कैराना में पहुंचे। कैराना आपको याद होगा, ये वो जगह है जो 2016 में हिंदुओं के पलायन के चलते राष्ट्रीय खबरों में सुर्खियों में आ गई थी। तो इस बार वहीं पर पीड़ित परिवारों से मिलकर मुख्यमंत्री योगी ने अपना चुनावी मैसेज दे दिया है। उस मैसेज में बीजेपी के कौन कौन से प्लान छुपे हुए हैं, इसको जानने के लिए आपको देखनी होगी मेरे सहयोगी रणवीर और संजय त्रिपाठी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये जनता ना निपटावेगी, अब केस निपटाएगी इनका वोट से। गुस्से में था मैं, तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता और ना इन जाटों को हराया जा सकता। मेरा यह दायित्व बनता है कि हर पीड़ित व्यक्ति से मैं मिलूं, और पीड़ित अगर हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं है। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। पश्चिमी यूपी की चुनावी रणभूमि में बीजेपी ने चल दिया है ट्रम्प कार्ड।
वो कार्ड जिसके जरिए बीजेपी किसानों की नाराजगी के इलेक्शन इफेक्ट और जाटों की नाराजगी को दूर करने की जुगत में है। वो फॉर्मूला जो चुनावों में बीजेपी के लिए हर बार सुपरहिट साबित हुआ है। और वो फॉर्मूला है हिंदू वोटों को एकजुट करना, और एकजुट करने का मतलब हुआ कि हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण। यूपी के आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कोई इलाका बीजेपी की पेशानी पर सबसे ज्यादा बल ला रहा है तो वो है जाटलैंड यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका। वजह है किसानों का आंदोलन और इस आंदोलन के चलते जाटों की नाराजगी। आज ये स्थिति है कि हरियाणा के किसी गांव में चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकता। पश्चिमी यूपी के किसी गांव में हमारा मिनिस्टर नहीं जा सकता है कि फिर दिल्ली में राज करने का आपका क्या फायदा है, जीत करके बैठे हो आप। बीजेपी का थिंक टैंक भी इस बात को समझ रहा है। शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कैराना पहुंच गए। ये वही इलाका है जहां तत्कालीन बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने दावा किया था कि 300 हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हैं। वो साल 2016 था, लेकिन आज 5 साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस मुद्दे को कब्र से निकालकर एक बार फिर से जिंदा कर दिया। यहाँ पर हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा हो या कैराना का पलायन, योगी ने यहाँ के हिंदू वोटरों के पुराने जख्मों की याद फिर से दिला दी। निशाने पर सीधे सीधे थे अखिलेश यादव। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। योगी के कैराना दौरे पर विपक्ष ने भी पलटवार किया। ओवैसी ने योगी के बयान से अपने फायदे का तीर छोड़ा तो कांग्रेस ने इसे ध्रुवीकरण की कोशिश बताया। 50,000 लोग बेघर हो गए, आज भी अपने घर को नहीं जा सकते, आज भी उनको इंसाफ नहीं मिला। 1,000 केसेस फॉर वांट ऑफ एविडेंस कोलैप्स हो गए तो सरकार अपील नहीं करती, उल्टा केसेस को विड्रॉ करती है। और इस तरह की अनाप शनाप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा इनके लिए आन बान शान का मसला है। कौन सी आन बान शान का मसला है? अब्बाजान, भाईजान, हनुमान जी जनजाति थे, हनुमान जी जाट थे, ये उनकी बात है। एक ऐसी योजना योगी जी बता दे जो पिछले 5 साल में उन्होंने सोची हो और पूरा उसको कंप्लीट कर लिया हो। योगी भी जानते हैं और विपक्ष भी कि ध्रुवीकरण हुआ तो किसका फायदा होगा। 2017 के चुनाव में कैराना का पलायन बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा बना था और इसी के सहारे बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में विरोधियों को साफ कर दिया था। इससे पहले के चुनावों में जाट और मुस्लिम वोटरों का समीकरण अजीत सिंह की आरएलडी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाकर उन्हें फायदा देता रहा है। पश्चिमी यूपी में कुल 136 सीटें हैं। 2012 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 20 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी के हिस्से 58 सीटें आई थीं। 2017 में बाजी पूरी तरह पलट गई थी। तब बीजेपी ने 109 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी। दरअसल अगस्त 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद इस इलाके के सियासी हालात पूरी तरह बदल गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिला था। CSDS के सर्वे के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के करीब 77% जाट वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया था। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जाट वोटरों का जबरदस्त समर्थन मिला था और करीब 91% जाटों ने बीजेपी को चुना था। लेकिन इस चुनाव से पहले हालात बदले हुए हैं। जाटों और किसानों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। अब तो अंदर से भी किसानों के समर्थन में आवाजें आने लगी हैं। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है जिसमें 600 लोग शहीद हो गए।
कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है। किसान आंदोलन इतना है में कि योगी आदित्यनाथ ने गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ाने का ऐलान कर दिया। वैसे देखें तो मायावती राज में गन्ने का खरीद मूल्य 130 रुपए से बढ़कर 250 रुपए हो गया, यानी 120 रुपए की बढ़ोतरी। वहीं अखिलेश राज में 250 रुपए से बढ़कर खरीद मूल्य 315 रुपए तक किया गया, यानी 65 रुपए की बढ़ोतरी। जबकि योगी राज में अब तक 315 का खरीद मूल्य 350 तक पहुंचा है, यानी 35 रुपए की वृद्धि। पश्चिमी यूपी में गन्ने की कीमत से वोट की मिठास का भी अंदाजा लगता है। तो एक तरफ वोटों का ध्रुवीकरण है, तो दूसरी तरफ किसानों के सवाल भी हैं। जय जय श्री राम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से बदल गई थी। उस वक्त जाटों और मुसलमानों की खाई इतनी बढ़ गई कि चौधरी चरण सिंह के जमाने में बनाया हुआ मजगर यानी मुस्लिम, जाट, अहीर और गुर्जर राजपूत का फॉर्मूला फेल हो गया था। जाटों ने, बल्कि कहिए कि हिंदुओं ने बीजेपी को दिल खोलकर उस टाइम वोट दिया। 2014 और 19 के लोकसभा चुनावों में भी, 2017 के विधानसभा चुनावों में भी। लेकिन किसान आंदोलन के बाद राजनीतिक माहौल बदला है। आज पश्चिमी यूपी की राजनीति में योगी के पक्ष में ये बात जाती है कि उन्होंने कानून व्यवस्था को बेहतर किया है, लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में उपजा किसान आंदोलन उनके जी का जंजाल बना हुआ है। सबसे बड़ा केंद्र पश्चिमी यूपी ही कृषि कानून विरोध का बना हुआ है। वैसे योगी राज में पश्चिमी यूपी में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, लेकिन लखीमपुर खीरी हिंसा कांड की आंच जरूर आई है, जहां पर किसानों को रौंद दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट तक यूपी सरकार की एसआईटी जांच से नाराज है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को निगरानी का जिम्मा सौंपेंगे। बीजेपी के लिए राहत की बात हो सकती है कि सत्ता उसके हाथ में है, लेकिन पश्चिमी यूपी में अगर समाजवादी पार्टी और आरएलडी में गठबंधन हो गया तो बदले हालात में बीजेपी की मुश्किलें इस इलाके में बढ़ सकती हैं। गन्ना भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। हालांकि योगी सरकार ने गन्ने बकाये का ज्यादातर भुगतान कर दिया है, लेकिन गन्ने की कीमत में किसानों की मांग के मुताबिक बढ़ोतरी न होना सरकार के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। इसीलिए बीजेपी ने काउंटर प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी में मोदी युग के उभार के साथ ही ये बदलाव आया कि हालात कैसे भी हों, बीजेपी जीत के लिए पूरा दम लगाती है। इसके पीछे है पीएम मोदी की रणनीति और आगे की सोचने की उनकी काबिलियत। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को 2022 में फतेह का रास्ता दिखाया, तो 2024 में जीत की दिशा भी तय कर दी है। देखिए हमारी ये खास विश्लेषण करती रिपोर्ट। हर गरीब को पक्का मकान, हर घर में शौचालय, हर परिवार को बिजली कनेक्शन, हर घर को नल से जल और हमारी माताओं बहनों को गैस कनेक्शन। ये सपने आज सच हो रहे हैं। बीजेपी के लिए यूपी चुनाव कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेश किया। खुद प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद थे और उन्होंने जीत के मंत्र दिए, लेकिन उस मंत्र को बीजेपी 2022 से आगे बढ़ाकर 2024 तक पहुंचना चाहती है। ये मंत्र है लोगों को अपने साथ जोड़ने का। उन्होंने पार्टी के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्र में जो अपना स्थान और भूमिका पाया है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी अपने प्रारंभिक काल से लेकर और अभी तक सामान्य व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहती है। आने वाला वक्त बीजेपी के लिए कई बड़ी चुनौतियों से भरा है। 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। सियासी तौर पर सबसे ज्यादा अहमियत उत्तर प्रदेश के चुनाव की है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि यूपी की जीत 2024 के लिए बेहद अहम है और इसीलिए बीजेपी इसी लाइन पर चल रही है। मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार
योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़े। चुनाव पर नजर और वक्त से पहले उसकी तैयारी हमेशा मोदी की रणनीति का हिस्सा रहे हैं। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी उनकी नजर राष्ट्रीय राजनीति पर थी और इसी वजह से 2011 में उन्होंने गोधरा दंगों पर शांति के लिए उपवास रखा था। इस उपवास का नतीजा ये हुआ कि 2012 गुजरात चुनावों में मोदी को जीत तो मिली ही, साथ ही दिल्ली चलो की उनकी रणनीति भी असर दिखाने लगी। आपकी अगर इच्छा है तो मैं जरूर 27 तारीख को एक दिन के लिए दिल्ली हो आऊंगा। दरअसल ये वो इशारा था जो लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद वो बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को जनता की इन आवाजों के जरिए देना चाहते थे। इस सब का असर ये हुआ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया और उसके बाद से वो लगातार इस पद पर बने हुए हैं। पीएम मोदी की ये खासियत है कि वो वक्त के हिसाब से रणनीति तैयार करते हैं और उनकी नजर हमेशा भविष्य में होने वाले बदलावों पर होती है। इसीलिए वो अपने विरोधियों से एक कदम आगे रहते हैं। और हमेशा की तरह एक बार फिर मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपनी हिफाजत खुद कीजिए। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनिए, प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहनिए। एबीपी न्यूज इसके लिए #मास्कअपइंडिया मुहिम लगातार चला रहा है। आप भी बड़े आसानी से इसका हिस्सा बन सकते हैं। अपनी मास्क वाली सेल्फी लीजिए, हमें टैग करके भेजिए, जिसको हम इसी तरीके से दिखाते हैं रोज इंडिया चाहता में, ताकि आपकी तस्वीरों को दिखाकर बाकी लोगों को भी हम प्रेरित कर सकें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।